हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमने प्रीवियस क्लास में जो टॉपिक कवर किया था, जो लैक ओपरन कवर किया था, उसमें हमने एक टर्म कहा था कि इसमें ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है, ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है। वो सब क्या है, ये आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। मैंने ये बोला था कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, तो आज हम शुरू करते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन है क्या? देखो, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो कौन सी प्रोसेस कहलाती है? ट्रांसलेशन। ये मैंने लैक ओपरन वाले चैप्टर में भी बताया था और कहा था कि इसको आगे चल के हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम इसको डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो डीएनए से आरएनए बन रहा है और आरएनए से प्रोटीन बन रहा है। ये क्या है? ये सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ये बताया गया है कि डीएनए से आरएनए बनते हैं और आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं। तो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन मतलब है डीएनए से आरएनए बनाना। अब ये डीएनए क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में भी होता है और यूकैरियोट्स में भी होता है। सपोज ये कोई एक सेल है, ठीक है, ये किसकी सेल है? प्रोकैरियोट्स की। और ये एक सेल है यूकैरियोट्स की। आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है। तो इसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। ये जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है। और यहाँ पर क्या होता है? ये जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है, यहाँ पर क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें कोई न्यूक्लियर नहीं होता है। जितना भी डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में ही फैले रहता है। लेकिन यूकैरियोट्स के केस में ऐसा नहीं होता है। यूकैरियोट्स में क्या होता है? जो भी न्यूक्लियर पार्ट होता है, जो न्यूक्लिक एसिड होता है, वो न्यूक्लियस में होता है। इसलिए जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी वो भी कहाँ होगी? न्यूक्लियस में होगी। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि डीएनए से आरएनए बनता है। डीएनए से आरएनए, आपको पता होगा कि जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स होता है, यानी उसके 2 स्ट्रैंड होते हैं। और जो उसकी पोलरिटी होती है वो 3' to 5'। और जो उसका दूसरा स्ट्रैंड होता है वो जस्ट इसका अपोजिट होता है, 5' to 3'। ये होता है डीएनए। डबल हेलिक्स होता है और इसमें बहुत सारे नाइट्रोजनस बेस होते हैं। आपने ये सब पढ़ा ही होगा, जैसे ए, टी, सी, जी, ए। ठीक है, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो सीक्वेंस होगा वो क्या बनेगा? एडिनिन हमेशा किससे जुड़ता है? आपने पढ़ा ही होगा, एडिनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से जुड़ता है। और ये भी पता होगा कि एडिनिन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है और साइटोसिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से ग्वानिन से जुड़ता है। और एडिनिन हमेशा डबल बॉन्ड से थाइमिन से जुड़ता है। और ये जो बॉन्ड होते हैं ये होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, लेकिन अभी इनका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि एडिनिन थाइमिन से जुड़ता है और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से जुड़ता है। तो एडिनिन किससे जुड़ेगा? थाइमिन से, थाइमिन एडिनिन से, और साइटोसिन ग्वानिन से, ग्वानिन साइटोसिन से, और एडिनिन थाइमिन से। तो ये आपको पता ही है, इस तरीके से जुड़ते हैं। अब ये तो हो गया डीएनए हमारा। हम कह रहे हैं कि डीएनए से आरएनए बनना है। तो क्या डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से आरएनए बनता है या एक ही स्ट्रैंड से बनता है? तो ये बात अपने दिमाग में रख लेना कि डीएनए के ओनली 1 स्ट्रैंड से आरएनए बनता है। दोनों स्ट्रैंड से आरएनए कभी नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता ये भी हम पढ़ेंगे। इसके भी 2 केस हैं। जैसे सबसे पहले का केस हम क्या देखते हैं? जिस स्ट्रैंड की पोलरिटी 3' to 5' होती है उस स्ट्रैंड से एमआरएनए बनता है। क्योंकि एमआरएनए की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? 5' to 3'। हमेशा एमआरएनए इस डायरेक्शन में रन करता है, 5' to 3'। मतलब फर्स्ट केस में हम क्या देख रहे हैं? सपोज ये डीएनए है, ये इसका नाइट्रोजनस बेस है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस सेम इसी तरीके से बनेंगे। अब क्या होगा? अब देखो, मैंने क्या कहा था, यहाँ पर एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए कैसे बनता है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है और क्या करता है? इसी की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ जितने भी नाइट्रोजनस बेस इससे ऐड होते हैं वो उनको ऐड करते रहता है, जैसे एडिनिन। अब आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि आपने बचपन में कभी पढ़ा होगा, जब हम डीएनए और आरएनए में डिफरेंस पूछते हैं तो आप एक डिफरेंस जरूर बताते हो कि जो डीएनए के जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो होते हैं एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। लेकिन जो आरएनए होता है उसमें क्या कहते हैं हम? एडिनिन, ग्वानिन। लेकिन थाइमिन जो होता है वो किसको रिप्लेस करता है? यूरेसिल को और साइटोसिन। यानी थाइमिन की जगह क्या यूज करते हैं हम? यूरेसिल। थाइमिन की जगह क्या यूज करते हैं? यूरेसिल। अब तो क्या, जब एमआरएनए बनेगा तो आरएनए में थाइमिन की जगह हम क्या लिखेंगे? यूरेसिल। अब जब ये अपने साथ नाइट्रोजनस बेस को अपने साथ ऐड करता जाएगा तो यहाँ पर क्या बनाएगा? ये यूरेसिल। और ये क्या बनाएगा? थाइमिन, एडिनिन।
साइटोसिन क्या बनाएगा? ग्वानिन। ग्वानिन क्या बनाएगा? साइटोसिन। और एडिनिन क्या बनाएगा? यूरेसिल। यानी ये क्या बन गया? एमआरएनए। एमआरएनए ये क्या था? 3 प्राइम टू 5 प्राइम था, और ये हो जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्योंकि अब देखो ये क्या बन गया? एमआरएनए बन गया। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि एक स्टैंड से बन रहा है, अगर इसी तरह दूसरे से भी बनेगा तो टी का क्या बनेगा? ए बनेगा, ए का यू बनेगा, यू का सी बनेगा, इसका जी बनेगा और इसका ए बनेगा। तो इससे भी एक एमआरएनए, यानी जो जो डीएनए फर्स्ट स्टैंड था उसका ये एमआरएनए फर्स्ट बन गया, और नीचे वाले का एमआरएनए सेकंड ये बन गया, ये नीचे वाले का डीएनए का। यानी यहाँ पर 2 एमआरएनए बन गए। मैंने क्या कहा था आपसे कि ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के क्या बना रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना रहे हैं। देखो यू हमेशा किससे जुड़ता है? ए से। ए हमेशा यू से जुड़ता है। जी हमेशा सी से जुड़ता है। सी हमेशा किससे जुड़ता है? जी से जुड़ता है। और ए हमेशा यू से जुड़ता है। तो इसका मतलब क्या है? ये एमआरएनए क्या बन गया? अगर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो ये क्या बना देंगे? एक तो ये क्या बन जाएंगे? आपस में मिलकर एक डबल हेलिक्स आरएनए बना देंगे, जो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को के अगेंस्ट है। उससे प्रोटीन नहीं बन सकता है। ठीक है, एक केस तो ये हो गया कि इसलिए क्या होता है? एमआरएनए 2 स्टैंड से नहीं बनता, एमआरएनए एक ही स्टैंड से बनता है। और अगर हम दूसरे केस की बात करें, अब देखो अब दूसरे केस में क्या होता है। सपोज ये एक डीएनए है। अब हम कह रहे हैं कि जब 2 एमआरएनए बनते हैं तो वो आपस में मिलकर एक डबल हेलिक्स एमआरएनए बना देते हैं, जो प्रोटीन कोड नहीं करता है। लेकिन सपोज ये एमआरएनए आपस में चिपके नहीं, अलग ही रहे। एक एमआरएनए यहां पर बना, एक एमआरएनए यहां पर बना। ये एमआरएनए फर्स्ट डीएनए के स्टैंड से बन गया, और ये एमआरएनए ये सेकंड स्टैंड से बन गया। ठीक है, अब क्या हो गया? इसने भी एक प्रोटीन बना दिया, प्रोटीन फर्स्ट, और इसने भी एक बना दिया, प्रोटीन सेकंड। 2 प्रोटीन बन गए। तो ये क्या है? यहां पर भी क्या हो जाता है? कोई भी एक डीएनए का मॉलिक्यूल कभी भी 2 प्रोटीन कोड नहीं करेगा। कभी भी एक डीएनए का मॉलिक्यूल एक ही प्रोटीन बनेगा। तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी है उसके अकॉर्डिंग कभी भी एक डीएनए का मॉलिक्यूल कभी भी 2 प्रोटीन नहीं बना सकता है। तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? ये उसके अगेंस्ट जा रहा है। इसलिए यहां पर भी क्या होगा? एमआरएनए के दो एमआरएनए 2 प्रोटीन नहीं बना सकते हैं। तो अब समझ आया कि एमआरएनए केवल डीएनए के एक स्टैंड से ही बनता है, वो भी किससे? 3 प्राइम टू जो 5 प्राइम को रन कर रहा होगा वो वाला स्टैंड करता है। जो एमआरएनए होता है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम रन करता है। ठीक है, ये कभी एग्जाम में आ भी जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स में कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। देखो ये कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। इसमें एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसे कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब इसको डीएनए डिपेंडेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो आरएनए पॉलीमरेज है ना, वही तो डीएनए से जब जुड़ रहा है तभी तो एमआरएनए बन रहा है ना। तो मतलब जो आरएनए है वो डिपेंड है किस पे? डीएनए पे, तभी क्या बन रहा है? एमआरएनए बन रहा है। इसलिए इसको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। जैसे डीएनए से आरएनए बन रहा है, किसकी प्रोसेस क्या प्रोसेस कहलाती है? ये ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए ऐसा नहीं है कि डीएनए का पूरा पार्ट ही आरएनए बनाएगा। तो डीएनए में भी कुछ पार्ट ऐसा होता है जो क्या करता है? ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करता है। ठीक, अब क्या होता है? जो डीएनए होता है, डीएनए में पूरा डीएनए ही एमआरएनए नहीं बना लेता। जैसे एक ये डबल हेलिक्स डीएनए तुमने देखा होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम और 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और ये यूनिट कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। एक होता है स्ट्रक्चरल जीन, और एक होते हैं प्रमोटर्स, और एक होते हैं टर्मिनेटर। तो डीएनए का एक ऐसा सीक्वेंस जो क्या करता है? एमआरएनए बनाता है, वो क्या कहलाता है? ओनली स्ट्रक्चरल जीन। यानी जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, वही क्या बनाएंगे? एमआरएनए बनाएंगे। और जहां से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ जाएगा जिस साइट पर, उसे क्या कहेंगे? प्रमोटर। और जब ये आरएनए पॉलीमरेज जिस जगह पर जाकर ये इस प्रोसेस को रोक देगा, स्टॉप कर देगा, उसे कहेंगे टर्मिनेटर। समझ आ रहा है? देखो सरल भाषा में, अगर ये हमारा क्या है? कोई डीएनए का स्टैंड है। ठीक है, अब ये है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3। अब यहां पर हमारे क्या है? ए, टी, सी, जी,
TACG, कुछ भी, ठीक है। अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री भी बता लेते हैं हम, ATAAGC ATGC, ठीक है। अब देखो ये गया डबल स्टैंड DNA का। अब मैंने क्या कहा, जो पार्ट mRNA बनाएगा वो क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चरल जीन होंगे इतना ही पार्ट क्या बनाएगा, mRNA बनाएगा, ठीक है। ये क्या हो गए, स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल यूनिट कह सकते हो। और क्या होगा, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आके इससे जुड़ेगा, किससे, प्रमोटर से। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही आरएनए पॉलीमरेज आएगा और इस प्रोसेस को रोक देगा। तो जहां पर आरएनए आता है और प्रोसेस को इनिशिएट कर देता है उसको क्या कहेंगे, प्रमोटर। जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आता है और प्रोसेस स्टॉप हो जाती है उसको कहते हैं टर्मिनेटर, ठीक है। जब आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के स्ट्रैंड से जुड़ता है तो वो खुद से जुड़ नहीं पाता, उसको किसी की हेल्प चाहिए होती है अंदर जाने के लिए, प्रमोटर में। तो यहाँ पर क्या होता है, एक सिग्मा फैक्टर होता है। ये सिग्मा फैक्टर इस पॉलीमरेज के साथ जुड़कर इसको अंदर ले जाता है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज खुद से नहीं जा पाता, यहाँ पर इसको एक सिग्मा फैक्टर की जरूरत होती है। सिग्मा फैक्टर इसको इजिली अंदर ले जाता है प्रमोटर के, और प्रोसेस प्रमोट स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद जैसे ही आरएनए घुस गया, अब ये खुद से चले जाता है, सिग्मा फैक्टर अपना काम करके निकल जाता है। अब जैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज इधर जाएगा तो ये क्या करेगा, अपनी कॉपियां ऐड करते जाएगा। जैसे जी क्या बना लेगा, सी बना लेगा, ये ए बना लेगा, और ये क्या बना लेगा, टी बना लेगा। यानी ये क्या बन गया, mRNA, ठीक है। अब mRNA बन गया। अब आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पहुंचेगा, टर्मिनेटर पर। अब आरएनए तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पर भी जब प्रोसेस चलती तो नहीं जाएगी ना, कहीं पर तो प्रोसेस स्टॉप भी होगी। तो वहां पर क्या होता है, एक हो जाता है रो फैक्टर। रो फैक्टर, जैसे यहाँ पर सिग्मा फैक्टर था, यहाँ पर रो फैक्टर होता है। ये रो फैक्टर क्या कर देता है, स्टॉप, ये इसको स्टॉप कर देता है। जैसे सिग्मा फैक्टर क्या कर रहा था, उसको प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए आया था, वैसे ही एक रो फैक्टर होता है जो टर्मिनेटर पर आकर ऐड हो जाता है और उस प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। और यहां से क्या होता है, और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज इससे जुड़ता है, ये क्या हो जाता है, mRNA रिलीज हो जाता है। इस तरीके से डीएनए के एक स्ट्रैंड से mRNA बन जाता है साइटोप्लाज्म में इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि यूकैरियोट्स में डीएनए से mRNA कैसे बनता है। प्रोसेस लगभग थोड़ी सेम है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एडवांस है, क्योंकि यूकैरियोटिक्स क्या होते हैं, एडवांस लेवल पर होते हैं। उसमें जो प्रोसेस होती है वो न्यूक्लियस में होती है। तो कैसी लगी आपको क्लास, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझने को मिलेगा। और आप प्रीवियस क्लास जरूर देखिए, क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है, लैक ओपेरन, जहां से 1-2 क्वेश्चन तो बनते ही, चाहे आप टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप और भी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप 12th बोर्ड की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लैक ओपेरन से एक क्वेश्चन जरूर आता है। एक बार आप उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। और क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।